कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स विच यू हैव टू गो थ्रू बिफोर गोइंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। मतलब इन अमेंडमेंट्स को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू गो थ्रू। तो सबसे पहला अमेंडमेंट एक 1951 है, जिसमें कहा गया कि empower the state to make special provisions for the advancement of socially and economically backward classes, provided for the saving of laws, provided for the acquisition of estates, etc. और तीसरा added ninth schedule to protect the land reforms and other laws included in it from the judicial review. After Article 31, Article 31A and 31B were inserted. तो ये अमेंडमेंट एक्ट वन था, ये 1951 में आया था। और इसमें आप देख ही लिए कि स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, सेविंग ऑफ लॉज, प्रोवाइडिंग फॉर द एक्विजिशन ऑफ स्टेट, और एडेड 9 शेड्यूल कर दिया गया टू प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म्स एंड अदर लॉज इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। आफ्टर आर्टिकल 31, आर्टिकल 31A एंड 31B वेयर इंसर्टेड। दूसरा है सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956। सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट में क्या कहा जा रहा है कि सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट ब्रॉट अबाउट द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस सो फार इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस अमेंडमेंट वाज डिजाइन टू इम्प्लीमेंट द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और द सेकेंड एंड द सेवेंथ शेड्यूल वेयर सब्सटेंशियली the second and the seventh schedules were substantially amended for the purpose of the states reorganization act। तो आप देख ही रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956 में क्यों लाया गया था। इसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है, और ये इम्प्लीमेंट स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और सेकेंड और सेवेंथ शेड्यूल को अमेंडेड किया गया था स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के लिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, टेंथ अमेंडमेंट एक्ट है, 1961 में लाया गया था। ये टेंथ अमेंडमेंट एक्ट इंटीग्रेट्स द एरियाज ऑफ फ्री दादरा एंड नगर हवेली विद द यूनियन ऑफ इंडिया एंड प्रोवाइड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द रेगुलेशन ऑफ मेकिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। टेंथ अमेंडमेंट आप समझ गए, दादरा नगर हवेली से रिलेटेड था ये। तो 13वां अमेंडमेंट है 1963 में लाया गया था, गिव द स्टेटस ऑफ स्टेट टू नागालैंड एंड मेड स्पेशल प्रोविजंस फॉर इट। तो 13वां जो अमेंडमेंट 1963 है वो नागालैंड को स्टेटस देता है स्टेट का, इसलिए 13th अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, नागालैंड से अटैच्ड है, जिस तरह से 10वां अटैच है दादरा एंड नगर हवेली से। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के लिए आपको पता ही है कि 7वां अमेंडमेंट लाया गया था, और पहला अमेंडमेंट लाया गया था, आपको पता ही है कि 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए लैंड फॉर्म्स को। और फिर आपका इसी तरह 24वां अमेंडमेंट एक्ट 1971 का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इट अमेंडेड आर्टिकल 13 एंड 368, 13 और 368 आर्टिकल को अमेंड किया गया विद अ व्यू टू रिमूविंग ऑल पॉसिबल डाउट्स रिगार्डिंग द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीड्यूर देयर ऑफ। इट गेट्स ओवर द गोलकनाथ रूलिंग एंड असर्ट्स द पावर ऑफ पार्लियामेंट डिनाइड टू इन द गोलकनाथ टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। गोलकनाथ केस आपको पता है, गोलकनाथ केस बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, तो उसको भी देख के जाइएगा। और इसी के लिए 24वां अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। ये आर्टिकल 13 और 368 को फिर से अमेंड किया, और जो पावर ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग था। तो गोलकनाथ केस जैसे ही आप देखिएगा वैसे ही आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा 24वां अमेंडमेंट का, और आर्टिकल 13 और 368 को कैसे अमेंड किया गया था। इसलिए गोलकनाथ केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देख लीजिएगा। 24वां अमेंडमेंट एक्ट 1971 था ये। फिर 25वां अमेंडमेंट एक्ट 1971 में आया, ये तो 25वां अमेंडमेंट 25th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1970 एडेड अ न्यू क्लॉज आर्टिकल 31C को जोड़ दिया गया टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अप टू 1971 द पोजीशन वाज दैट फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल्ड ओवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड दैट अ लॉ इनेक्टेड टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कुड नॉट बी वैलिड इफ इट कॉन्फ्लिक्टेड विद द फंडामेंटल राइट। Article 31C sought to change this relationship to some extent by conferring primacy on Articles 39B and 39C over Articles 14, 19 and 31। तो आप समझ ही गए, पहले फंडामेंटल राइट्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था, लेकिन पहली बार ये जो हुआ, जो नया लाया गया 25th अमेंडमेंट 1971, इसमें ये कोशिश किया गया कि आर्टिकल 39B और 39C को है ना आर्टिकल 14, 19 और 31 के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा तरजीह दिया गया। तो यही आपका इंपॉर्टेंस है 25th अमेंडमेंट एक्ट का। फिर आया 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में, ये एबोलिश द प्राइवेट प्रोसेस एंड प्रिविलेजेस ऑफ द फॉर्मर रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो सबको पता है कि जो रजवाड़ा सिस्टम खत्म किया गया था 1971 में 26th अमेंडमेंट एक्ट के तरफ, जिसमें इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। तो इसको भी याद रखिएगा, 26वां अमेंडमेंट एक्ट 1971 बहुत इंपॉर्टेंट। उसके कॉन्स्टिट्यूशन 34th अमेंडमेंट 1974, बाय दिस अमेंडमेंट 20 स्टेट एक्ट्स कंसर्निंग लैंड सीलिंग एंड लैंड टेन्योर रिफॉर्म्स वर एडेड टू द 9th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। 34th अमेंडमेंट एक्ट 1974, इसका भी इंपॉर्टेंस यही है कि इस अमेंडमेंट के थ्रू 20 स्टेट एक्ट्स को कंसर्निंग लैंड सीलिंग एंड लैंड टेन्योर रिफॉर्म्स वर एडेड टू द 9th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। 20 स्टेट्स एक्ट्स कंसर्निंग लैंड सीलिंग एंड लैंड टेन्योर रिफॉर्म्स वर एडेड टू 9th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन को ऐड कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन 38 अमेंडमेंट 1975, 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975, जिससे मेड द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट नॉन जस्टिसिएबल, बहुत इंपॉर्टेंट है।
28th Amendment 1975, इसमें made the declaration of emergency by the President non-justiciable, made the promulgation of ordinances by the President, governors and administrations of union territories non-justiciable, और तीसरा था empower the President to declare different proclamations of national emergency on different grounds simultaneously. तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमरजेंसी के रिगार्डिंग है कि मेड द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट नॉन जस्टिसिएबल, मेड द प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑर्डिनरी बाय द प्रेसिडेंट, गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन टेरिटरी नॉन जस्टिसिएबल, empowered the president to declare different proclamations of national on different grounds simultaneously. अब इसके नेक्स्ट में हम 42 अमेंडमेंट एक्ट देखेंगे.